प्रेशर exerted by an ideal gas। इस टॉपिक को इस वीडियो में हमें 100% कंसेप्चुअली डिस्कस करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। तो इस टॉपिक को समझने के लिए या प्रेशर का जो भी इक्वेशन है उसको डिराइव करने के लिए यहाँ पे हम एक वेसल कंसिडर कर रहे हैं जो कि क्यूबिकल शेप में है और उसका साइड जो है वो हम एल कंसिडर करके चलते हैं। ओके, एल कंसिडर करके चलते हैं। एल इज द साइड ऑफ दिस क्यूब। इस क्यूब के अंदर हमने आइडियल गैस को इंट्रोड्यूस किया है। जो भी आइडियल गैस इंट्रोड्यूस किया है उस आइडियल गैस का टोटल मास जो भी है इट्स अ कैपिटल एम। इमेजिन दैट इस कंटेनर में जो भी गैस हमने इंट्रोड्यूस किया है अगर उन मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे सो हर एक मॉलिक्यूल का जो भी मास है वो है स्मॉल m। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कंटेनर इमेजिन दैट इट्स इक्वल्स टू l। सो l ये क्यूब का साइड होगा। जो भी गैस हमने इंट्रोड्यूस किया था उस गैस का टोटल मास कितना है कैपिटल m। हर एक मॉलिक्यूल का मास कितना है स्मॉल m। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं उस कंटेनर में कैपिटल m। ओके, अब यहाँ पे जो भी इस वेसल का पूरा वॉल्यूम है इमेजिन दैट दैट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू v और जो भी गैस हमने इंट्रोड्यूस किया है उस गैस की डेंसिटी है रो। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब उस डेंसिटी का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ दिस पैरामीटर्स कितना आना चाहिए। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास ऑफ द गैस अपॉन टोटल वॉल्यूम। ओके, सो इस कैपिटल M को कैसे लिख सकते हैं। कैपिटल M इज अ टोटल मास ऑफ द गैस, स्मॉल m इज अ मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स है उस कंटेनर में कैपिटल N। सो देयरफॉर दिस m कैन बी रिटन एज स्मॉल m इनटू n अपॉन v। ओके, सो ये हो गया डेंसिटी ऑफ दैट गैस। अब इस कंटेनर में हमने जो भी गैस इंट्रोड्यूस किया उसके रिलेटेड यहाँ पे सभी पैरामीटर्स हमने लिख चुके हैं। अब हमें ये फाइंड आउट करना है जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ दिस क्यूब्स। ओके, उसके लिए यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल को इमेजिन करेंगे आउट ऑफ ऑल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम सभी n मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ एक मॉलिक्यूल को इमेजिन करेंगे। इमेजिन दैट दिस इज दैट मॉलिक्यूल। Okay, this molecule is moving in this direction with a velocity v। v इतने velocity से वो molecule इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, अब उसका डायरेक्शन को हम यहाँ पे रिजोल्व कर लेते हैं। उसके लिए हमें लगेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। फॉर दैट इमेजिन दैट दिस इज अ सेंटर ऑफ दैट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस वन। ओके, सो दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस वन इज अ वाई एक्सिस एंड या इसको जेड एक्सिस हम कंसिडर करेंगे। दिस वन इज अ जेड एक्सिस एंड दिस वन इज अ वाई एक्सिस। ओके, अब उस वेलोसिटी को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे अलोंग दिस थ्री एक्सिस तो उसके कंपोनेंट्स कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे बनेंगे। सो अलोंग एक्स एक्सिस उस वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा vx, अलोंग वाई एक्सिस उस वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा vy, अलोंग जेड एक्सिस उस वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा vz। ओके, सो यहाँ पे इस वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स हम कैसे लिख सकते हैं। सो v दैट इज द टोटल वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल्स टू vxi प्लस vyj प्लस vzk। ओके, उस वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख दिया है। ओके, अब देखिए अब हमें उस मॉलिक्यूल को इमेजिन करना है। अब ये जो भी मॉलिक्यूल है ओके ये मोशन में है विद वेलोसिटी v। तो जब वो मोशन में है तो वो मॉलिक्यूल किसके ऊपर कोलाइड होगा, ऑन दिस सरफेस वो कोलाइड होगा। तो इस सरफेस को हम नाम दे देंगे दिस सरफेस इट इज अ A1 सरफेस और ये जो भी सरफेस है इसके अपोजिट दिस सरफेस इसको हम A2 नंबर दे देते हैं। दिस इज द A2 सरफेस। ओके, और ये सरफेस जो भी है वो A1 सरफेस है। हमने लास्ट लेक्चर में अजम्पशंस
स्टडी किए थे, अजम्पशंस ऑफ आइडियल गैस। उसमें हमने एक अजम्पशंस स्टडी किया था कि गैस का हर एक मॉलिक्यूल इट इज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, वो रैंडम मोशन में मूव करता है। ओके, सो ऐसे ही एक मॉलिक्यूल का हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। वो मॉलिक्यूल ड्यूरिंग इट्स मोशन इट मे कोलाइड विद द अनदर मॉलिक्यूल्स और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये एक वॉल हो गया जिसके साथ ये मॉलिक्यूल कोलाइड करने वाला है। जब यहाँ पे कोलिजन होगा, दैट कोलिजन यानी उस मॉलिक्यूल का इस वॉल के साथ यानी इस वन सरफेस के साथ जब वो कोलाइड होगा, दैट कोलिजन इज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब भैया परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व होगा। ओके, तो यहाँ पे हम वही सिचुएशन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। सो ये मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा है, ओके, जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल आगे बढ़ेगा उसका एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा, वाई डिस्प्लेसमेंट होगा और जेड डिस्प्लेसमेंट होगा। जो चीज अब मैं बताने जा रहा हूं उसको अच्छी तरह से इमेजिन करना है। ओके, तो जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल आगे जाएगा विद दिस वेलोसिटी v, ओके, तो उसका एक्स डिस्प्लेसमेंट भी होगा, वाई डिस्प्लेसमेंट होगा और जेड डिस्प्लेसमेंट भी होगा। अब इमेजिन कीजिए कि जब ये मॉलिक्यूल इस सरफेस के साथ कोलाइड होगा, जब ये मॉलिक्यूल इस सरफेस के साथ कोलाइड होगा, कोलिजन के बाद उसका कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज होगा? मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। ये मॉलिक्यूल जब इस सरफेस के साथ कोलाइड होगा तो उसका कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज होगा? यहाँ पे वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट्स हम इमेजिन कर रहे हैं, vx, vy एंड vz। और वो ऐसे सरफेस को कोलाइड कर रहा है जो सरफेस एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस को कैसा है? पैरेलल है। ओके, तो इसलिए जब ये मॉलिक्यूल इस सरफेस को ओके कोलाइड होगा, इस सरफेस को कोलाइड होगा, उस वक्त उसका सिर्फ वी एक्स कंपोनेंट जो भी है वो चेंज होगा, जबकि वी जेड कंपोनेंट और वी वाई कंपोनेंट उस वेलोसिटी के वो सेम रहेंगे एज इट, वो चेंज नहीं होंगे। अब थोड़ा इमेजिन करते हैं, मान के चलिए कि इस मॉलिक्यूल का जो भी पाथ है यहां से लेके यहां तक का, दैट पाथ इज लाइक दिस वन, वो यहाँ पे कोलाइड हुआ, यहां से फिर वो मान के चलिए कि रिवर्स हो गया, रिबाउंड हो गया और कुछ इस तरीके का कोलिजन वहां पे कर रहा है, वो यहाँ पे दूसरा कोलिजन कर रहा है। ओके, किसके साथ? A2 सरफेस के साथ। अब जब यहां से मॉलिक्यूल यहां तक गया तो उसका एक्स डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो चुका है। जब वो रिबाउंड कर रहा है तो एक्स डिस्प्लेसमेंट कम कम होते जा रहा है, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। अब वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो जाते वक्त उसका एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट कितना था? vx था, और रिबाउंड होने के बाद आफ्टर कोलिजन उसका वेलोसिटी कंपोनेंट कितना हो गया? वो एग्जैक्टली रिवर्स हो गया, -vx। जबकि अगर हम अलॉन्ग z एक्सिस कंसीडर करते हैं तो पहले डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा था? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रहा था, ओके, विथ व्हाट वेलोसिटी? vz। लेकिन रिबाउंड होने के बाद, ध्यान से देखिए, रिबाउंड होने के बाद वो मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, उस रिबाउंड होने के बाद भी उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ ही रहा है अलॉन्ग z एक्सिस और सेम वेलोसिटी से बढ़ेगा। मींस मुझे सिर्फ इतना बताना है कि वो मॉलिक्यूल जब ऐसे सरफेस के ऊपर कोलाइड हो रहा है जो कि एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, तो सिर्फ उसका एक्स वी एक्स कंपोनेंट ही चेंज होगा, वी वाई और वी जेड चेंज नहीं होंगे। ओके, तो अब इसके बेसिस पे अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो जब सरफेस के साथ ये मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहा है तो बिफोर कोलिजन उस मॉलिक्यूल का अलॉन्ग एक्स एक्सिस मोमेंटम कितना था? व्हाट इज द मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। और किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? सिर्फ हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। सो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस जो भी मोमेंटम था बिफोर कोलिजन, उस मोमेंटम को हम p सफिक्स i से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इनिशियल मोमेंटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल वो कितना था? इट्स इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी है vx। जब कोलिजन हो रहा है उस सरफेस के ऊपर, कोलिजन होने के बाद उस मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना होगा? क्योंकि वेलोसिटी का जो भी कंपोनेंट है वो रिवर्स हो चुका है, तो जो भी फाइनल मोमेंटम है p सफिक्स f
इट इज इक्वल्स टू माइनस एम इंटू वी एक्स, ये माइनस वी एक्स का है। ओके, सो दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल। बिफोर कोलिजन सरफेस स्टेबल था, आफ्टर कोलिजन आल्सो सरफेस स्टेबल है। यानी बिफोर कोलिजन सरफेस का, इस A1 सरफेस का मोमेंटम कितना था, 0, और बाद में भी मोमेंटम कितना है उसका, 0 है। ओके, अब मॉलिक्यूल के मोमेंटम की बात करते हैं। दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल विच इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा माइनस एम वी एक्स माइनस इनिशियल कितना है, एम वी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एम वी एक्स। तो इतना मोमेंटम उस मॉलिक्यूल का चेंज हो रहा है, और एग्जैक्टली यहां पे जो भी मोमेंटम है दिस शुड बी ना माइनस। ओके, माइनस 2 एम वी एक्स, इतना मोमेंटम उस मॉलिक्यूल का चेंज हो रहा है, इतना वो लॉस कर रहा है वहां पे ड्यूरिंग द कोलिजन। किसके साथ, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ, यानी A1 फेस के साथ। ओके, इतना मोमेंटम उस मॉलिक्यूल का लॉस हो चुका है, तो उस वॉल का मोमेंटम कितना गेन हो चुका है, कितना बढ़ चुका है। द आंसर इज दैट द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ओके, ऑफ वॉल ऑफ सरफेस A डैश या A1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस एम वी एक्स। तो इतना मोमेंटम उसने गेन किया है इस सरफेस ने, और मॉलिक्यूल ने इतना सरफेस सॉरी इतना मोमेंटम उसने लूज किया है। ओके, तो ये तो हमें पता चल गया है कि इस सरफेस ने कितना मोमेंटम गेन किया है। ओके, और उसकी वैल्यू कितना है, ट्वाइस एम वी एक्स। ओके, अब देखिए ये मॉलिक्यूल यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां पे एक कोलिजन किया A1 सरफेस पे, फिर वो रिबाउंड होके मोशन में था और वो A2 सरफेस पे कोलाइड हुआ, फिर यहां से फिर कोलाइड होगा, मान के चलते हैं कि वो A1 सरफेस पे कोलाइड होगा। अब सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस बात करते हैं, तो यहां से कोलिजन स्टार्ट हुआ, ओके, और इस सरफेस पे फिर वापस आ गए वो मॉलिक्यूल। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, द आंसर इज दैट यहां से स्टार्ट हुआ था इस सरफेस से यहां तक आया, और ये जो भी है इट इज एल डिस्टेंस। फिर A2 पे रिबाउंड होने के बाद, A2 सरफेस पे कोलाइड होगा, A2 पे रिबाउंड होने के बाद फिर वो A1 की तरफ जाएगा। ओके, तो A1 पे जब जाएगा तो और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो L। सो सक्सेसिव कोलिजन ऑन A1 सरफेस बाय दैट मॉलिक्यूल, सक्सेसिव कोलिजन में जो भी डिस्टेंस लग रहा है, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस, सिर्फ हम अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो L प्लस L इट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, वो ट्वाइस L इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कितने टाइम इंटरवल में हम कंसिडर करते हैं, डेल्टा टी इतने टाइम इंटरवल में इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, और कितने वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं, सो दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वी एक्स। तो वी एक्स को कैसे लिख सकते हैं, वी एक्स दैट इज द वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो ट्वाइस एल अपॉन डेल्टा टी। सो ये होगा वी एक्स की वैल्यू। ओके, अब इसके बेसिस पे हम यहां पे डिस्कस करेंगे। अब हमने एक अजम्पशंस में ये भी देखा था, जो भी मोमेंटम वहां पे चेंज हो रहा है सरफेस के ऊपर, तो दैट मोमेंटम, ओके, उसी चेंज इन मोमेंटम की वजह से उस सरफेस के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। अब वो कैसे, देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, फोर्स जो भी होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ टाइम। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, न्यूटन्स का सेकंड लॉ है ये, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो उस सरफेस के लिए, A1 सरफेस के लिए टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना है, ट्वाइस एम वी एक्स, ट्वाइस एम वी एक्स अपॉन टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि इतना मोमेंटम जो भी है, क्योंकि एक कोलिजन हुआ, बाद में दूसरा कोलिजन होने के लिए कितना वक्त लग रहा है, डेल्टा टी। ओके, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है उस मॉलिक्यूल को दूसरा कोलिजन होने तक के लिए,
ट्वाइस एल इतना डिस्टेंस, तो इस इक्वेशन के बेसिस पे हम यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ट्वाइस एल अपॉन वी एक्स। तो ये वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं डेल्टा टी का, जो कि ट्वाइस एल इंटू वी एक्स। तो वी एक्स कहां पे आएगा बेटा, ऊपर आएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू टू गेट कैंसल, सो एम वी एक्स स्क्वेयर अपॉन एल। ये क्या निकला हमें, ये क्या मिला है हमें यहाँ पे, टोटल फोर्स exerted by that molecule during this time interval delta t। ओके, तो इतने टाइम इंटरवल में इतना फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है। ओके, सो फोर्स जो भी एग्जर्ट हो रहा है उस मॉलिक्यूल की वजह से ऑन दैट सरफेस ए डैश इज इक्वल्स टू एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल। इतना फोर्स वहां पे एग्जर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे इसको हम अच्छी तरह से लिख लेते हैं, तो एफ इज इक्वल्स टू एम वी एक्स स्क्वेयर अपॉन एल। अब हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात किया था, उस कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल्स है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। क्या हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम है क्या? आंसर इज दैट नॉट, क्योंकि हमने अजम्पशन में स्टडी किया था कि हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिफरेंट होता है। तो अगर हमें टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है, ओके, टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल मॉलिक्यूल, सभी मॉलिक्यूल की वजह से टोटल फोर्स कितना एक्सर्ट होगा, सो एफ टोटल इज इक्वल्स टू क्या आएगा। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के सिर्फ हम एक्स कंपोनेंट्स कंसीडर करें सभी मॉलिक्यूल्स का, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, समेशन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, 1 to कैपिटल एन आना चाहिए। ओके, सो सभी मॉलिक्यूल्स का हम एडिशन कर लेते हैं, क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है सिर्फ, तो इसमें से क्या कॉमन निकलना चाहिए, सभी मॉलिक्यूल्स का जो भी मास है वो सेम है, इसलिए हम m बाहर निकाल लेंगे। डिस्टेंस वहां पे जो ट्रैवल करने वाला है वो l रहेगा, तो वो भी बाहर निकाल लिया हमने। तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, इट इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर। तो फाइनल टोटल प्रेशर विच इज इक्वल टू m अपॉन l समेशन वी एक्स स्क्वायर। अब ये जो भी हमने स्टडी किया है, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस स्टडी किया है, इसी तरह अलॉन्ग वाई एक्सिस भी कोलिजन होंगे, अलॉन्ग जेड एक्सिस भी कोलिजन्स होंगे। अब यहाँ पे हमें अगर टोटल वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना है, ओके, सो टोटल वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए जो भी कोलिजन्स होंगे सभी डायरेक्शंस में कोलिजन्स होमोजेनियस होना चाहिए, इसलिए यहां पे मैं एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, समेशन वी एक्स स्क्वायर is equals to summation vy square is equals to summation vz square. Okay, summation vx square is equals to summation vy square is equals to summation vz square. This is the total sum of total square of velocities along x axis, along y axis is equals to along z axis. अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं summation v only v square summation v square is equals to यहाँ पे 1 बाय या 3 टाइम्स, क्योंकि इनका एडिशन करना है अगर यहाँ पे लेते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम लिख सकते हैं समेशन वी एक्स स्क्वायर प्लस समेशन वी वाई स्क्वायर प्लस समेशन वी जेड स्क्वायर। लेकिन ये तीनों इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स समेशन वी एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर फाइनल समेशन वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 समेशन वी स्क्वायर। वी इज अ टोटल वेलोसिटी, ओके, नॉट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब इसके बेसिस पे ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टोटल जो भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है दैट टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू m अपॉन l, एज इट इज लिखेंगे m अपॉन l, ओके, समेशन वी एक्स स्क्वायर की जगह पे 1/3 समेशन वी स्क्वायर, तो 1/3 समेशन वी स्क्वायर। This is equals to F total is equals to 1/3
स्मॉल m अपॉन l समेशन v स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल चुका है। टोटल जो भी फोर्स एग्जर्ट होगा, ओके, सभी वॉल्स के ऊपर, दैट इज इक्वल टू 1/3 m अपॉन l समेशन v स्क्वायर। v इज द वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स का हमें सम करना है यहाँ पे, इतना फोर्स वहां पे एग्जर्ट कर रहा है। अब भैया फोर्स और प्रेशर, इन दोनों में रिलेशन क्या है? फोर्स और प्रेशर में, सो हम यहां पे लिखते हैं फोर्स और प्रेशर में रिलेशन क्या है। सो फोर्स और प्रेशर में रिलेशन, द फोर्स इज इक्वल्स टू, जो भी प्रेशर होता है दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये हमने 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ चुके हैं। जो भी प्रेशर होता है इट इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फोर्स की वैल्यू 1/3 m अपॉन l इंटू a समेशन v स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर a इज व्हाट? एरिया ऑफ द सरफेस। तो वो कितना होना चाहिए? l इंटू l स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/3 m l क्यूब, ओके, l इंटू l स्क्वायर l क्यूब समेशन v स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें मिला है टोटल प्रेशर का। अब यहां पे थोड़ा हम रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज कैसे करना है देखिए। सो P इज इक्वल्स टू 1/3 m इंटू कैपिटल N से मल्टीप्लाई किया मैंने अपॉन l क्यूब इंटू समेशन v स्क्वायर अपॉन n। सो यहां से पे n से मल्टीप्लाई किया और n से डिवाइड किया, n से मल्टीप्लाई किया, n से डिवाइड किया, ओके, n गेट कैंसल, वी विल गेट सेम इक्वेशन। लेकिन अब यहां पे देखिए, स्मॉल m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, कैपिटल M टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कंटेनर, l क्यूब इज अ वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर, ओके। सो mn अपॉन v इज अ डेंसिटी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू 1/3 डेंसिटी, ओके, mn अपॉन v। तो v यानी वॉल्यूम हो गया विच इज इक्वल टू l क्यूब। तो उसकी जगह पे हमने डेंसिटी लिख दिया रो, डेंसिटी ऑफ द गैस, इनटू, अब ये जो भी है समेशन v स्क्वायर अपॉन n, इसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी समेशन v स्क्वायर अपॉन n, इस टर्म को हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहेंगे और उसको कुछ अलग तरीके से दिखाएंगे लाइक दिस वन। सो दिस इज अ pressure exerted by an ideal gas, okay, which is equals to 1/3 rho into v bar square. This v bar square is a mean square velocity. अब इस इक्वेशन को हम इंटरप्रेट करते जाएंगे नेक्स्ट इससे। सो यहाँ पे जो भी प्रेशर है किसके ऊपर डिपेंड होगा? एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल के ऊपर। अल्टीमेटली एवरेज वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड होता है? इट्स डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो v बार स्क्वायर की वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। ये लॉ हमने ऑलरेडी देखा था। रो इज व्हाट? इट्स अ डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम उस गैस का, ओके। इन दोनों के ऊपर प्रेशर डिपेंड रहता है। सो ये इक्वेशन हो गया प्रेशर का, विच इज इक्वल टू 1/3 रो v बार स्क्वायर। इसको अगर आपको मास के फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M अपॉन v, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी डेंसिटी की वैल्यू होगा v बार स्क्वायर। सो ये जो भी v है दिस इज द वेलोसिटी और ये जो भी v है दिस इज द वॉल्यूम। यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये था डिस्कशन अबाउट प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। अब इसका इंटरप्रिटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।